नमस्कार दोस्तों, मैं शिवांश वर्मा और आपके अपने चैनल ज्योग्राफिकल स्टडी पॉइंट में आप सभी का फिर से स्वागत एवं अभिनंदन है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और जो आज हम बात करेंगे, जो पिछले वाले लेक्चर में रोमन ज्योग्राफर्स की बात की थी और उसी से रिलेटेड आज हम पुनर्जागरण काल पे बात करेंगे। यानी कि पुनर्जागरण, रिनेसेंस पीरियड। पुनर्जागरण क्या है, इसको सबसे पहले समझ लेते हैं। पुनर्जागरण क्या है कि जो जिन चीजों से पहले या जिन क्षेत्रों से पहले के लोग जो उनके बारे में जानते नहीं थे, अनभिज्ञ थे, उन चीजों की खोज और एक नए युग का प्रारंभ। यानी कि जो नई नई चीजों को खोजना तथा उन्हें जानना और उनमें सहभागिता और अपने अपने जो क्षेत्रों का है उसका विस्तार, ये सब चीजें पुनर्जागरण काल में महत्वपूर्ण थी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पुनर्जागरण कब से प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो दोस्तों सब ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा अगर देखा जाए तो। इसमें क्या है, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि शुरुआत जब अरबों का पतन हुआ और जो हेनरी द नेविगेटर थे, जिब्राल्टर संधि, जो जल संधि थी, उसी पे जब इन्होंने अधिकार कर लिया, वहां से यूरोपीय सत्ता का धीरे धीरे विकास होने लगा और वहां से जो पुनर्जागरण काल का प्रारंभ होना शुरू हो गया। और इसका जो समय था वो 12वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी। आफ्टर ऑल जो कुछ विद्वान 13वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक मानते हैं, जो सर्वाधिक मान्य है। इसके अलावा जो हेनरी द नेविगेटर ने सारगैस नामक स्थान पर भूगोल के प्रथम संस्थान की स्थापना की थी और वहां पे इन्होंने क्या बताया कि जो बहुत सारे भूगोल वेत्ताओं, विश्व भर में सभी जगह से भूगोल वेत्ताओं, गणितज्ञों और मानचित्रकारों को बुलाया गया, जिससे कि नई क्षेत्रों, नई जानकारियों को इकट्ठा कर एक नए मतलब कि समाज या नए युग का प्रारंभ हो। इस तरह उन्होंने क्या बताया कि जो पुनर्जागरण करने से हमारे जो विस्तार और विस्तारवादी नीतियां, व्यापार, इन सबको बढ़ावा मिलेगा। तो उसमें से अगर जो हम बात करें, जो पहले मतलब जो एज ऑफ एक्सप्लोरेशन, मतलब जो पुनर्जागरण काल के जो प्रमुख खोजकर्ता थे, तो उनमें अगर जो देखा जाए तो मार्को पोलो पर आज हम बात करेंगे कि मार्को पोलो पहले ऐसे एक्सप्लोरर थे जो पूरे देखा जाए तो मध्य एशिया, पूर्वी एशिया और पूर्वोत्तर एशिया यानी कि मंगोलिया, चीन, ताइवान, मलाया, ब्रह्मा, श्रीलंका और अफगानिस्तान तक की यात्राएं की। तो ये एक पहला था जो इतना लंबी यात्राएं इसने की। तो इसी पे आज हमारा एक लेक्चर रहेगा और किस माध्यम, इसको हम मानचित्र के माध्यम से बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे, बड़ा एंजॉय करेंगे आप दोस्तों। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम मार्को पोलो। तो मार्को पोलो मुख्यतः अपने पिता और चाचा के साथ ये वेनिस नगर से इसने यात्राएं प्रारंभ करना शुरू किया। मतलब उसके जो पिता थे वो व्यापारी वर्ग से थे, चाइना और जो मंगोलिया साइड व्यापार करते थे। इसी के साथ इन्होंने अपने चाचा और पिता के साथ वेनिस नगर से, अपने इटली का जो वेनिस नगर था, वहां से इन्होंने शुरुआत अपने यात्रा की। तो वेनिस हमारा यहाँ पे इटली है ये, और ये है वेनिस। यहां से इन्होंने यात्राएं शुरू करना प्रारंभ कर दिया। अब हम बात करते हैं, इन्होंने जब शुरू किया तो देखते हैं ये सबसे पहले वेनिस से स्टार्ट किए और थोड़ा समुद्री रास्ते से होते हुए ये यहाँ पे एकर पहुंचे। यानी टर्की का एक नगर था एकर, वहां पे इन्होंने, वहां पे ये तीनों यानी कि इनके पिताजी और चाचा, ये तीनों लोग एकर पहुंचे। एकर से इन्होंने पूर्व की तरफ मुड़ गए और देखा जाए तो जो कैस्पियन सागर था उसकी तरफ इन्होंने यात्रा करना प्रारंभ कर दिया। तो देखते हैं आप मैप में, जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ से इन्होंने
उत्तर की तरफ, उत्तर पूर्व की तरफ चलना प्रारंभ किया। यहाँ से पूर्व की तरफ मुड़े और उत्तर की तरफ कैस्पियन सागर से होते हुए ये फिर कहा, जो फारस की खाड़ी की तरफ मुड़ गए, यानी दक्षिण की तरफ ट्रेब्रिज से, ये जो ट्रेब्रिज नगर है या क्षेत्र है, यहाँ से ये दक्षिण की तरफ मुड़ गए, दक्षिण की तरफ यात्रा करना प्रारंभ किया और ये वहां से हारमुज पहुंचे ना कारमेन के पास। और ये जो फारस की खाड़ी थी, ठीक है, तो वहां पे ये पहुंचे और वहां से इन्होंने क्या जो अफगानिस्तान के लिए यानी कि अपने पूर्व की तरफ फिर से मुड़ना प्रारंभ किया और यह समरकंद होते हुए बदख्शा पहुंचे, जो अफगानिस्तान बदख्शा, यहाँ समरकंद होते हुए और ये बदख्शा पहुंच गए। वहां इन्होंने कुछ क्षेत्रों को देखा और कल्चर को देखा और उसके बाद वहां व्यापार को समझा। इसके अलावा फिर इन्होंने वहां से प्रारंभ होकर पमीर का पठार, जो विश्व की गांठ के रूप में माना जाता है, ठीक है, और विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, ठीक है, 5000 मीटर ऊंचाई औसतन। तो यहाँ पे पमीर का पठार है, जो चारों तरफ इसके एक गांठ के रूप में है ना, तो चारों तरफ इसकी श्रेणियां यानी कि जो पर्वतमालाएं फैली हुई हैं। तो यहाँ पहुंचा, फिर उसके बाद यह कासनगर पहुंचा और फिर कासनगर से यह सीधे और इसको जो बुलावा मिला था, वो मंगोलिया के शासक ने बुलावा दिया था कि हमारे यहाँ न्योता के रूप में बुलाया था। समझ सकते हैं भाई, बुलाएंगे तो जाना पड़ेगा ही, तो भाई इसीलिए चले होंगे तीनों लोग, पिता पुत्र और चाचा है, तो चल दिए। फिर तो वहां पहुंचे, फिर यारकंद पहुंचे। वहां पे पहुंचने के बाद ये 17 सालों तक, क्या ये 17 सालों तक मुख्यतः वहां पर ये रहे, 17 सालों तक मंगोलिया में मंगोलिया में 17 सालों तक, कितने 17 सालों तक यह मुख्यतः रहे वहां पे, ठीक है। और फिर वहां से ये फिर अपने स्वदेश लौटने की इच्छा से उनसे मतलब आग्रह किया कि मैं स्वदेश लौटना चाहता हूं। तो उस आधार पर इन्होंने फिर यात्रा करना प्रारंभ किया और पीकिंग पहुंचे। पीकिंग से फिर इन्होंने 17 सालों में जब फिर लौटे तो यहाँ पे चीन के दक्षिण यानी कि म्यांमार तक आ पहुंचे थे ये। और यहाँ पर ही इन्होंने सुना कि एक भारत नाम का ऐसा देश है जहाँ बहुत समृद्धशाली है और बहुत व्यापार करने के अच्छा बहुत ही साधन उपलब्ध है। और यहाँ पे मतलब कि जो मसालों की बहुत अच्छे किस्म के मसाले पाए जाते हैं। तो यहाँ से इन्होंने भारत के बारे में जानकारी इकट्ठा की, या इन्हें पता चला कि एक ऐसा देश है जहाँ बहुत सारे व्यापार करने के साधन हैं और बहुत सारे मसालों के जो अच्छे हैं उनकी प्राप्ति होती है। तो जब यहाँ आए, ये म्यांमार तक पहुंच गए। फिर उसके बाद ये यहाँ से फिर हेंगचाओ पहुंचे, यानी कि एकदम चीन के सबसे पूर्वी पहुंच गए, यानी कि प्रशांत महासागर तक इन्होंने पहुंच गए। और फिर जेतन से ये समुद्री रास्ते के होते हुए और फिर कैंटन होते हुए, मतलब कि कैंटन के दक्षिण में होते हुए और यहाँ पे चीन सागर से होते हुए ये आप देख सकते हैं, मंगोलिया के बाद पीकिंग पहुंचे और पीकिंग से हेंगचाओ पहुंचे और हेंगचाओ से जेतन पहुंचे। जेतन से ये सीधे प्रशांत महासागर से होते हुए यानी कि यहाँ पे सुमात्रा पहुंचाए और यहाँ पे ताइवान पहुंचे, जो कि यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात है कि ताइवान यहाँ पे रुककर इन्होंने कुछ जो बाहरी क्षेत्रों का अध्ययन किया थोड़े दिन रुककर, और फिर उसके बाद यह सुमात्रा से होते हुए और ये जो होते हुए श्रीलंका पहुंचा है। श्रीलंका से होते हुए भारत के तटवर्ती भागों से होकर यह फिर हारमुज पहुंच गए। तो इस तरह हारमुज से फिर अफगानिस्तान, हारमुज से होते हुए फिर ये सीधे अपने वेनिस लौट आए। वेनिस में यह वापस जब मतलब कि चाइना से लौटा तो यह 1295 ईस्वी में
वेनिस पहुंच गया था वापस। ठीक है, अब इसकी जो पुस्तकों के बारे में अगर जो बात कर लें, मार्को पोलो की पुस्तकों के बारे में बात करें तो इनकी प्रमुख पुस्तक विभिन्न साहसों विभिन्न साहसों की यात्रा नाम का है। और पहली पुस्तक और दूसरी पुस्तक है इनकी द मिलियन। द मिलियन इनकी दूसरी पुस्तक है। ठीक है, और ये दोनों पुस्तकें, इनकी दो प्रमुख पुस्तकें, मार्को पोलो की विभिन्न साहसों की पुस्तक और द मिलियन, ये दो पुस्तकों को इन्होंने लिखा और जेल में रहकर इन्होंने इन दोनों पुस्तकों को फारसीसी, मतलब जो फारसी भाषा है उस भाषा में इन्होंने इन पुस्तकों को प्रकाशित करवाया। और इसके साथ साथ अगर जो हम मार्को पोलो के यात्रा वृत्तांत को देखा जाए तो इन्होंने ये ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कि बताया कि भारत नाम की एक ऐसे देश क्षेत्र है जहाँ पे बहुत सारे संभावनाएं हैं, व्यापार की संभावनाएं हैं। और क्या कहते हैं, देखा जाए तो समुद्री मार्गों को भी इन्होंने देखा, लेकिन वो मुख्यतः यूरोप वासियों के लिए नहीं था, क्योंकि ये मुख्यतः वेनिस से चलकर और ये एक स्थल मार्ग से होकर चाइना, मंगोलिया, ताइवान, ब्रह्मा, मलाया, श्रीलंका, भारत, अफगानिस्तान, ईरान और इस तरह के देशों की यात्राएं की। तो वो ज्यादातर स्थल भागों से होकर इन्होंने यात्राएं की, क्योंकि ये विशेषकर समुद्री मार्ग की खोज तो नहीं थी, लेकिन हाँ इतना जरूर जानकारी प्राप्त हो चुकी थी कि भारत एक समृद्ध देश है, वहां से व्यापार करना बहुत ही अच्छा होगा। और देखा जाए तो इन्होंने कहा कि जब अच्छा होगा तो इसी आधार पे जो आने वाले नाविक थे या जो खोजकर्ता थे, जैसे कोलंबस, वास्को डी गामा और कुक वगैरह, तो ये लोग इन्हीं के आधार पर खोज करना स्टार्ट कर दिए। तो अब इनके मैप में अगर जो हम भारत के अगर देखा जाए तो ये हालांकि भारत के मुख्य क्षेत्र पर तो नहीं पहुंचे, जैसे ये तो पाकिस्तान हो गया, यहाँ पे अफगानिस्तान, और ये इतना है भारत। फिर ये ऊपर ऊपर यानी कि पमीर के पठार से होकर मंगोलिया पहुंचे थे। ठीक है, मंगोलिया मतलब पहुंचे थे वहां। ठीक, तो ये प्रॉपर तो भारत नहीं गए, लेकिन उसके बारे में जानकारियां बहुत इकट्ठा की। अपनी विभिन्न साहसों की पुस्तक और द मिलियन में इन्होंने बहुत सारा वर्णन किया है और जिक्र किया है विभिन्न देशों का और उनके कल्चर का, और उन्हें वहाँ क्या क्या चीजें मिलती हैं, किस तरह के लोग हैं और किस तरह से हम व्यापार कर सकते हैं। खासकर यह एक व्यापार के उद्देश्य से ही गया था, क्योंकि इसके पिताजी भी व्यापारी थे और इसके चाचा भी व्यापारी थे, तो यह व्यापार का ही इसका मुख्य कारण था। और इसका जो मंगोलिया के शासक थे वो उन्होंने इसे जो बुलाया था, खासकर जो अगर देखा जाए जो उनके शासक कुबलई खान, हाँ जो मंगोलिया के शासक थे वो कुबलई खान थे, उन्होंने ही इन्हें आमंत्रित किया था कि हमारे यहाँ आप आइए। और कुछ इन्होंने व्यापार के लिए और जो व्यापारी कार्य थे इनको सौंपने के लिए इन्हें बुलाया गया था। फिर वहाँ ये 17 साल तक रुके रहे। फिर उसके बाद ये अपना इन्होंने आज्ञा की कि हम वेनिस लौटना चाहते हैं, तो वहां से इन्हें आज्ञा प्राप्त हो गई मुगलई खान से। फिर उसके बाद ये वेनिस वापस 1295 ईस्वी में वापस आ गए। तो इस तरह हमारा जो पुनर्जागरण काल यानी कि एज ऑफ एक्सप्लोरेशन में जो अन्वेषण का युग था, यानी कि जो डिस्कवरीज का युग था, खोजकर्ताओं का युग था, उसमें हम पहले आज केवल जो एक ही की बात करेंगे, केवल मार्को पोलो की बात की है। और फिर अगले वाले में हम बात करेंगे धमाकेदार मुख्यतः जिन्होंने अमेरिका जैसे देश की खोज की और एक विश्व प्रसिद्ध बन गया, कोलंबस और वास्को डी गामा की हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे।
तो आज के लिए बस इतना ही, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और आप हमारी हेल्प करेंगे तो हम आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे लेक्चर आपको प्रदान करते रहेंगे, और कोशिश करेंगे कि जो बहुत सारे एग्ज़ाम में, चाहे कोई भी कंपटीशन के एग्ज़ाम हो, चाहे मेन तौर पे यूपीपीजीटी और यूजीसी नेट जेआरएफ में जो क्रिश्चियन ज्योग्राफी से संबंधित पूछे जाते हैं वो तो हम रखेंगे ही, और जो जीएस में पूछ लेते हैं कभी कभी, तो अन्य कम्पिटिटिव एग्जाम में भी इस थॉट से तो बहुत सारे क्वेश्चन फंसेंगे। तो हमारे उद्देश्य से आप लोग इसको पूरा देखिए और बहुत सारी जानकारी आपको प्राप्त होगी। तो धन्यवाद। ठीक है, अगले धन्यवाद।